पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले मेरे से सर्विस फीडबैक फॉर्म पे पहले साइन करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल वगैरह दिया, जो कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। अपने सीआरएम से एक ईमेल करी जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी गाड़ियाँ वर्किंग कंडीशन में आई थी, बट ड्यू टू सम रीज़न नाउ इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, तो हम आपको कल गाड़ी देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमने किसी और गाड़ी का लगा दिया। ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे। तो आपकी गाड़ी से पार्ट भी निकाले जा सकते हैं और कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि गाड़ी वहां पे थी। एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद 70,000 रुपए निकल रहे हैं, तो क्या पीस ऑफ माइंड दे रही है भाई टाटा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। तो आज फिर से काफ़ी महीनों बाद आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो। ऑफिस के बाद वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम फाइंड आउट करना, कार ओनर से मिलना, फिर उनकी वीडियो बनाना। पर हमारे एक व्यूअर हैं जो काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रहे थे, उनको काफ़ी कुछ मुझे बात करके ऐसा लगा कुछ खफा है वो टाटा से। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और एक्चुअल में पता लगाएंगे कि उन्हें दिक्कत किससे है। टाटा की गाड़ी से दिक्कत है, टाटा की गाड़ी पसंद नहीं आई, या टाटा की सर्विस से खफा है वो। और इस वीडियो से हम ब्रांड को, किसी सर्विस सेंटर को या किसी इंडिविजुअल को, किसी को भी हम डिमीन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो है जिसमें ओनर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ गौरव जी को। वेलकम गौरव जी। हेलो सर। तो गौरव जी एक IT प्रोफेशनल हैं, बिलोंग करते हैं जलंधर से, गुड़गांव में जॉब करते हैं। इन्होंने मुझे अप्रोच किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके साथ कुछ इश्यूज़ हुए जो ये आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं इनसे इशू के अलावा भी ओवरऑल पूरी बात करूंगा और बीच में जो इनको इशू फेस हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गौरव जी, ये है टाटा टियागो। राइट। कौन सा वेरिएंट है ये एक्सटी मॉडल है। एक्सटी मॉडल है। यस। और ये मैंने अगस्त 2020 में लिया था। ओके। और एक्सपीरियंस की अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरी फ़र्स्ट कार है। और फर्स्ट कार लेने से पहले ऑब्वियसली मैंने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी थी। तो सबने मुझे कहा कि भाई तुम टाटा की गाड़ी क्यों लेना चाहते हो। तो मुझे थोड़ा सेफ्टी का था कि हाँ 4 स्टार गाड़ी मिल रही है इस प्राइस रेंज में, मुझे कोई और गाड़ी नहीं मिल रही थी। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ यार स्विफ्ट ले लो या कोई और गाड़ी कंसिडर करो। और मैंने i10 की और स्विफ्ट की टेस्ट ड्राइव भी ली थी, लेकिन मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की लगी और मैं चाहता था कि मैं इंडियन ब्रांड के साथ ही जुड़ूं। इस वजह से मैंने टाटा तो टियागो के आपने साथ मतलब पूरा ट्रस्ट दिखाया टाटा में। यस यस। और लोगों ने मना भी किया, मतलब लोगों ने जब मना किया तो शुरू में ही ये बात कर लेते हैं, वैसे तो हाँ मैं जी। बाद में पूछता ये बात। यस। तो उनका क्या रीज़न था कि टाटा क्यों ना लो। मेनली 2 रीज़न मतलब मेरे सामने आ रहे थे जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुए। एक तो इंजन पावर, लोग कह रहे थे कि भी इंजन पावर कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरी फर्स्ट गाड़ी है तो मुझे वो ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी और कार के साथ कंपेयर नहीं कर पाया। ठीक है। पहली गाड़ी थी तो मुझे चलाने में एकदम ठीक लगी क्योंकि इसकी जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली। और सेकंड फिर मेरा यही था कि लोग कहते थे कि थोड़ा सा सर्विस सेंटर्स के साथ इशू आता है। अच्छा। लेकिन मुझे यही था कि नहीं यार इम्प्रूव हो रही है सर्विस। मैंने काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च भी किया टियागो का, मैंने टीम BHP पे और कहीं जितना भी मैं ऑनलाइन रिसर्च कर सकता था किया, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले और इसीलिए फिर मैंने टाटा के साथ मतलब ट्रस्ट करते हुए मैंने। तो बात करते हैं इसके फ्यूल टाइप की, तो आई गेस पेट्रोल है और मैनुअल ट्रांसमिशन है ये। जी, ये पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है। जब आपने इसको खरीदा तो इसका कितना प्राइस आपने पे किया एक्सटी मॉडल के लिए। मैंने इसका मतलब बार्गिन करने के बाद 5,75,000 पे किया था। 5,75,000। यस। ठीक है। इसके अलावा कोई वेटिंग पीरियड था जब आपने खरीदी ये गाड़ी। एक्चुअली ये कोविड के टाइम की है, 2020 में मैंने कार ली थी तो उस टाइम पे थोड़ा हो रहा था वेटिंग पीरियड का, लेकिन फिर जान पहचान हमारी कुछ निकली और मुझे गाड़ी 2 दिन में मिल गई थी वैसे। अच्छा, 2 दिन में मिल गई थी। यस। वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए मेरे को कि आपने गाड़ी चलाई कितनी अभी तक ये मैंने 35,000 किलोमीटर चला दी है। 35,000 चला दी है। यस। ऑलमोस्ट इसको 3 साल होने ही वाले। हाँ जी, अगस्त में इसको 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे। तो अभी तक इसमें आपने लॉन्गेस्ट ट्रिप कौन सी करी है। लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरे यहीं के रहते हैं एक्चुअली, जलंधर से गुड़गांव के, क्योंकि अच्छा। मेरा वर्क फ्रॉम होम था वैसे कोविड के टाइम से। हाँ। लेकिन फिर अब हाइब्रिड मॉडल हो गया है तो मुझे 1 महीने में 3 से 4 दिन के लिए ऑफिस अटेंड करना होता है। तो मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिप मतलब 550 किलोमीटर्स के अराउंड रहा है इसके वो अंदर। जलंधर से गुड़गांव वाला ही। यस। अब ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, जो अपना मेन पॉइंट है जिसके लिए आपने हमें कांटेक्ट किया उसकी बात करते हैं। कि मैं वैसे लोगों से पूछता हूँ कि आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, बट जैसा कि मुझे पता है आपकी तरफ से क्या आंसर आना है, तो मेन जो आपको दिक्कतें फेस हुई है वो आप डिस्कस करें व्यूअर्स के साथ। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जैसे मैंने 2020 में गाड़ी ली थी अगस्त में, तो मैं जलंधर में ही इसकी सर्विस करा रहा था जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो मुझे कोई फर्स्ट ईयर में कोई इशू नहीं आया, सेकंड ईयर में कोई इशू नहीं आया और यहाँ पे मैं इसी साल
28 फरवरी को मैं यहाँ पे अपने ऑफिस अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगेन हाइब्रिड मॉडल है, गुड़गांव आया हुआ था और गाड़ी की सर्विस ड्यू चल रही थी। तो गाड़ी लगभग 1 या 2 हज़ार किलोमीटर ऊपर चल चुकी थी और गाड़ी की मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है। मतलब क्योंकि जैसा मैंने बताया पहली कार है, तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी दिक्कत फेस हो या मुझे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, क्योंकि एकदम अफोर्डेबल गाड़ी थी। तो इसलिए मैंने 5 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी थी। तो मुझे टाटा के सर्विस सेंटर से कॉल आया, सर आपकी सर्विस ड्यू है। ये 28 फरवरी की बात है और मेरे दिमाग में यही था कि यार 1-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी ऊपर चल गई है और कहीं ऐसा ना हो कि एक्सटेंडेड वारंटी वॉइड हो जाए। तो इस चक्कर में मैंने सोचा मैं गुड़गांव में रहते हुए ही गुड़गांव में सर्विस करवा लूँ। इससे पहले मेरी सारी सर्विस जलंधर के सर्विस सेंटर से ही हुई है और उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया। कोई इशू नहीं। एक सेकंड यहाँ रोकूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर की टेंडेंसी क्या होती है, वो डरता है। गाड़ी ली तो भी डर रहा था कि एक्सटेंडेड वारंटी ले लेता हूँ कि पीस ऑफ माइंड रहे, कल को दिक्कत ना आए। बाद में सर्विस भी प्रॉपरली टाइम पे करवाता है और उसके बाद भी अगर कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो कस्टमर कहाँ जाएगा, ये बताइए। आप आगे बताइए। राइट। तो फिर मैंने यहाँ पे लोकल सर्विस सेंटर सर्च किया गुड़गांव में ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन सा अच्छा है या कौन सा नहीं है। तो जो मुझे नियरेस्ट लगा यहाँ से मेरे ऑफिस के पास से, मैं वहाँ पे गया और मैंने सुबह 28 फरवरी को ही वहाँ पे सुबह सुबह गाड़ी दे दी। तो जनरली मैं जब जलंधर जाता हूँ तो मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ सर्विस सेंटर में ही, और वहाँ पे कस्टमर एरिया काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप गाड़ी सर दीजिए और आप चले जाइए। अच्छा। और इससे पहले जलंधर में मेरी सर्विस मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअली तो 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में हो जाती थी। इन्होंने कहा कि नहीं सुबह गाड़ी आप दे रहे हो, आपको गाड़ी शाम को मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं वापस ऑफिस चला जाता हूँ और शाम को मैं यहाँ से गाड़ी पिक कर लूँगा। बिल्कुल। तो शाम को जब मैं गाड़ी लेने पहुँचा, वहाँ से सारा किस्सा शुरू हुआ। तो पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले मेरे से सर्विस फीडबैक फॉर्म पे पहले साइन करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल वगैरह दिया, जो कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी हैंडओवर की और बोला कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से ले लीजिए। तो मैं पार्किंग एरिया में गया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी कहाँ है। तो उन्होंने गाड़ी ढूंढी और गाड़ी मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा गाड़ी कहाँ है, तो मैं सर्विस एडवाइज़र के पास वापस गया और उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वो भी पार्किंग एरिया में आए एंड देन हम वॉशिंग एरिया में गए तो देखा गाड़ी वहाँ खड़ी थी। तो वॉशिंग एरिया में मैंने गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने एकदम नोटिस किया कि इसकी MID पे वो इंजन लाइट आ रही है। इंजन लाइट आ गया। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि इंजन लाइट क्यों आ रही है, तो सर्विस एडवाइजर ने मुझे एकदम कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा मोटा इशू हो गया होगा, हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है। और शाम हो गई थी, उनके टेक्नीशियन धीरे धीरे जाने शुरू हो गए थे और मैंने उनको होल्ड बैक किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं गुड़गांव से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मुझे और कल घर भी निकलना है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे गाड़ी आज ही फिक्स करके दें। तो ये डिस्कशन हुए, उन्होंने काफ़ी गाड़ी क्रैंक की बैक टू बैक, लेकिन गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने इंजन बे खोली तो उन्होंने देखा कि मैंने ये देखा, नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है इंजन पे, जो कि मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इंजन बे को प्रेशर वॉश कर देते हो? ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि, तो मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा नहीं हमारा रोज का काम है, तो इससे कुछ नहीं होता। सो फार मतलब क्योंकि मैंने रिसर्च की थी तो मुझे लगता था कि शायद नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट रेज करूँगा कि जो इंजन बे है उसमें काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, वायर होते हैं। जब प्रेशर वॉश से इंजन बे को साफ़ किया जाता है तो कोई भी तार हिल सकती है, किसी भी सॉकेट में पानी चला गया तो वो ट्रबल कर सकता है। पर उन्होंने बोला कि हम रोज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो रोज़ करते हैं, रोज़ ये इशू नहीं होता है, पर इशू आ सकता है और इनके साथ आया। और मुझे लगता है इन्होंने भी यही सोचा होगा यार कि अब क्या पता पानी की वजह से हो गया होगा और जब ये ड्राई आउट होगा तो सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंजन बे को वो प्रेशर एरिया में सॉरी जहाँ पे गाड़ियाँ वॉश होती हैं वहीं पे ले गए और वहाँ पे उनके पास प्रेशर एयर भी थी और उस प्रेशर एयर से वो सारा ड्राई आउट करने की कोशिश करने लगे। और तब तक हम यही सोच रहे थे कि शायद दिक्कत यही है। 15-20 मिनट हो गए, उन्होंने ड्राई आउट किया, जब पूरा सूख गया उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना इलेक्ट्रीशियन बुलाया और उसने स्कैनर लगा के चेक किया कि इंजन कोड कौन सा आ रहा है। तो इंजन कोड आ रहा था वहाँ पे P0420 और ECU का कोड आ रहा था। अब उस टाइम पे मुझे और इवन इनफैक्ट अभी भी मुझे एक इसी इंजन कोड के बारे में पता है, नॉलेज नहीं थी मुझे कि इंजन कोड से किस कोड से क्या दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार इसमें ECU की दिक्कत होगी और P0420 का मतलब मुझे नहीं पता था। तो वो कह रहे कि हम इसको देखते हैं, आपको एक दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने फिर भी वहाँ पे काफ़ी कोशिश की कि मुझे आज ही गाड़ी मिल जाए और ये कन्वर्सेशन होते होते रात के 9 बज गए। अच्छा। मैंने उनके जनरल मैनेजर से बात की और उनकी कस्टमर सर्विस में कोई लड़की थी उससे बात की और उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। मैं किसी भी तरीके से चाह रहा था कि आज ही मुझे गाड़ी वापस मिल जाए, क्योंकि आपने बताया था कि आपको नेक्स्ट डे जाना था। राइट। क्योंकि और मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी रेज करना चाहूँगा कि मैं इनकी जो एक्सपीरियंस है
उससे ये कितना डिससेटिस्फाइड है ये मेरे को ऐसे पता लगा। इनको जो कोड्स इनकी गाड़ी में आ रहे थे वो कोड्स तक इनको याद है। तो आप सोच सकते हैं कि किस ट्रॉमा से ये गुजरे हैं। आप आगे बताइए। राइट। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे गाड़ी आज ही मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सर्विस सेंटर से ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझे लिख के दो कि आपकी वजह से गाड़ी खराब हुई है। तो मैनेजर ने मना किया कि मैं ये लिख के नहीं दे सकता। तो मैंने कहा फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फाइनली उन्होंने मुझे अपने CRM से एक ईमेल करी जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी गाड़ी यहाँ वर्किंग कंडीशन में आई थी, बट ड्यू टू सम रीज़न नाउ इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो हम आपको कल गाड़ी देंगे। तो ये ईमेल जब उन्होंने की तब मैं वहाँ से घर आया, और अगले दिन मैंने सुबह 11 बजे फ़ोन किया कि क्या स्टेटस है गाड़ी का। तो उन्होंने कहा हम चेक कर रहे हैं और आपको शाम तक पता चलेगा। शाम को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ECU की ही दिक्कत है, और ECU का कोड मैंने देखा भी था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, हो गया होगा ECU खराब पानी की वजह से। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में ECU आ जाएगा, हम ऑर्डर करेंगे और आपको अब नेक्स्ट डे मिलेगी। तो 2 दिन मेरे एक्सटेंड हो गए। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जब कॉल किया, और उनके मैनेजर की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही बोला था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है ECU। लेकिन जब मैंने थर्ड डे उन्हें फ़ोन किया तो सर्विस एडवाइज़र ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि अब मैं ECU ऑर्डर कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही एकदम शॉकिंग थी, क्योंकि मैं यहाँ अपना स्टे एक्सटेंड कर रहा था गुड़गांव में, और ऑब्वियसली उससे भी कॉस्ट रिलेटेड थी, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो फाइनली फिर मैंने उनके GM को दोबारा कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ECU ऑर्डर नहीं हुआ था। सर्विस एडवाइज़र ने सही बताया, तीसरे दिन जाके ECU ऑर्डर हुआ है। मतलब कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपना टाइम अपना पैसा सब कुछ स्पेंड कर रहा है, तब भी आप गुमराह कर रहे हो कस्टमर को। गुमराह ही हुआ ये, गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे। राइट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको अगले दिन मतलब 4th डे आपको वो मिल जाएगा, ECU आ जाएगा और हम फिट करके दे देंगे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कि भी कहाँ से वो पार्ट आ रहा है। तो उन्होंने जब बताया कि 25 किलोमीटर पास से ही पार्ट आ रहा है, तो मैंने उनसे पूछा कि फिर इतना डिले क्यों हो रहा है। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैं खुद ही ले आता हूँ पार्ट जाके। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, हम अभी आदमी भेज रहे हैं और अभी जाएगा, अभी पार्ट मिल जाएगा। फाइनली 5th डे उन्होंने 1-1:30 बजे किसी लड़के को भेजा, और 4 बजे वो पार्ट आया, और 6 बजे मुझे गाड़ी मिली। और 5th डे तो मेरा मतलब मैं वैसे ही घर में अलग अलग सोच में डूब गया था कि पता नहीं कोई और ही दिक्कत आ गई है गाड़ी में, या क्या कर रहे हैं ये लोग। बट फाइनली गाड़ी ठीक होके मिली। जब मैं गया, मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो उसमें इंजन लाइट नहीं आ रही थी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। अब मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या चेक करना चाहिए था, और मैं गाड़ी लेके घर आ गया। उस रात को तो मैं गुड़गांव आया, और मैं अगले ही दिन अपने घर जलंधर के लिए चला गया। ठीक है जी। जलंधर जाने पे फिर ये गाड़ी जब 500-550 किलोमीटर चली, तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा और किसी काम से गाड़ी मैंने स्टार्ट की, तो देखा उसमें इंजन लाइट दोबारा आ रही है। मतलब ऑन द वे लाइट नहीं आई थी। जब आपने जाके घर खड़ी करी, नेक्स्ट डे आपको पता लगा कि जब दोबारा गाड़ी स्टार्ट करी तब इंजन लाइट आई MID पे। यस। ओके। तो फिर मुझे एकदम मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं क्या करूं, अब क्या करें भाई। अब तो गाड़ी भी लेके आ गए, वो सर्विस सेंटर वाले भी नहीं मानेंगे कि भाई हमारे यहाँ से दिक्कत थी। राइट। तो मैंने सोचा कि चलो जिस सर्विस सेंटर में 2020 से जा रहा हूँ वो मेरा ट्रस्टेड सर्विस सेंटर है, वहीं से मैंने गाड़ी ली है। तो मैं वहीं गाड़ी ले गया और मैंने उनको गाड़ी दिखाई। तो उन्होंने वही दोबारा अगेन स्कैन किया, तो P0420 उन्होंने कोड बताया कि ये कोड आ रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या दिक्कत है, कि कैटालिटिक कन्वर्टर की दिक्कत है, उन्होंने बताया। बट ऑब्वियसली वो श्योर नहीं थे, उन्होंने कहा कोई और पार्ट भी खराब हो सकता है। तभी मुझे पता चला कि हाँ एक अपस्ट्रीम सेंसर है, डाउनस्ट्रीम सेंसर है, और क्या क्या चीज़ें उसमें ख़राब हो सकती हैं वो सब उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं। फिर 4-5 दिन सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रही, और उन्होंने कहा एक उन्होंने जॉब शीट खोली थी उस दिन, जब मतलब मैं जिस दिन गाड़ी छोड़ के आया था, लेकिन जिस दिन मैं डिलीवरी लेने गया तो वो जॉब शीट कैंसिल हो चुकी थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे वो गाड़ी दे दी, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्ट्स क्लीन किए हैं, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन किया है, और थ्रॉटल बॉडी क्लीन की है, ये सब उन्होंने मुझे बताया। और तो ये सब बदमाशी सर्विस सेंटर इसलिए कर देते हैं ताकि उनके रिकॉर्ड में ना आए कि उन्होंने गाड़ी खड़ी रखी इतने दिन और क्या चेंज किया क्या नहीं किया। इससे आपको नुकसान है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है कि आपकी गाड़ी वहाँ रही है। बाई चांस वहाँ पे कोई नटोरियस मैकेनिक है, कोई पार्ट निकाल लिया आपकी गाड़ी से। गौरव आगे इस बात का जिक्र भी करेंगे कि कैसे वो करते हैं। तो आपकी गाड़ी से पार्ट भी निकाले जा सकते हैं, और कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है कि गाड़ी वहाँ पे थी। तो आप हमेशा उनको इंसिस्ट करें कि आपने गाड़ी रखी है तो कोई प्रॉपर इनवॉइस, गेट पास आपको ज़रूर मिले। आप आगे बताइए। तो इसके बाद मैं घर आ गया, उन्होंने इंजन लाइट रीसेट कर दी थी। उन्होंने कहा आप गाड़ी चलाइए और शायद अब इंजन लाइट नहीं आएगी। इसी होप में मैं घर आया, लेकिन घर आते आते ही कुछ 25 किलोमीटर के रन के अंदर इंजन लाइट दोबारा आ गई। तो मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से बात की, उन्होंने कहा कि चलो सर्विस सेंटर स्विच करके देख लो, आप किसी और सर्विस सेंटर में दिखा लो। तो जलंधर में दूसरा सर्विस सेंटर था एक, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को डीफेम नहीं करना चाहता।
तो जो कि हम पहले बता चुके हैं। ये होलसेल पर्पस इस वीडियो का ये है कि किसी और व्यूअर या फिर किसी और ओनर को ये तकलीफ ना आए, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस हो जाए। राइट। तो मैं दूसरे सर्विस सेंटर पे गया और फिर वहाँ से कहानी शुरू से शुरू हुई। वो कह रहे कि हम थ्रॉटल बॉडी वगैरह क्लीन कर देते हैं, एयर फिल्टर क्लीन कर देते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो फर्स्ट डे उन्होंने भी मुझे रीसेट करके और तभी हैंड टू हैंड आधे घंटे में गाड़ी दे दी और मैं वापस आ गया और अगले दिन लाइट फिर आ गई और फिर मैं अगले दिन उनके पास पहुंच गया। तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी करनी शुरू की कि सर क्या हुआ था, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है क्या। और इतने में मैंने ईमेल भी कर दी थी, एक्चुअली मैंने टाटा मोटर्स को ईमेल की थी और उसका रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिला। सिर्फ एक बहुत ही सिंपल ईमेल रिवर्ट आया मुझे, दैट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड यू कैन गो बैक टू आर्या मोटर्स। तो आर्या मोटर्स से मुझे कॉल भी आया था दोबारा और उन्होंने यही बोला, उनका रिस्पांस भी काफ़ी ख़राब था एक्चुअली। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अभी कहाँ पे हैं। तो मैंने बताया कि मैं जलंधर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप गाड़ी वहीं ठीक करवा लीजिए, आप गुड़गांव कैसे आओगे। अरे ये तो मतलब अपना जो उन्होंने गंद मचा दिया, अब वो दूसरे के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। और दूसरे सर्विस सेंटर क्या कर रहे हैं कि वो ब्लेम लेना नहीं चाहते। वो एक तरीके से आपको कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने जहाँ से कराई आप वहीं पे चले जाओगे तो अच्छा है। राइट। तो फिर जो मैं दूसरे सर्विस सेंटर जलंधर में गया था, उसने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, गाड़ी गुड़गांव ही ले जाओ, हो सकता है वो कुछ गुडविल जेस्चर में ठीक कर दें। और मेरे मल्टीपल विजिट्स हो चुके थे बैक टू बैक सर्विस सेंटर। तो शुरू में जो उन्होंने मुझे बताया था कि एक्सटेंडेड वारंटी में डायग्नोस्टिक चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन जब मैं थर्ड फोर्थ टाइम उन्हें विजिट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आपने ही तो बताया था कि एक्सटेंडेड वारंटी में कोई डायग्नोस्टिक चार्जेस नहीं है। बट उन्होंने नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं या हमारा आदमी की लेबर लग रही है तो यू हैव टू पे। मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी ठीक करो, आई विल पे दैट अमाउंट। तो वो मैंने अमाउंट पे किया। एक सेकेंड, इस बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है तो उसमें आपको डायग्नोस्टिक चार्जेस देने पड़ते हैं नहीं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता लग पाए। आप आगे बताएं। तो फिर उसके बाद वो फिर से इंजन लाइट आ जाती थी गाड़ी में बार बार और बार बार मेरे बैक टू बैक। ये जो फरवरी से किस्सा शुरू हुआ था 28 फेब से, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, और मैं बार बार बस सर्विस सेंटर के ही चक्कर काट रहा था। फिर वो उन्होंने कहा कि आपको 4-5 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तो हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। उन्होंने सारी नीचे से, ये कहाँ की, जलंधर में? जलंधर की ही बात है, मैं जलंधर में ही था। सारी गाड़ी नीचे से चेक की। वो बोल रहे थे कि शायद एग्जॉस्ट सिस्टम में भी अगर कहीं लीकेज हो, नीचे से गाड़ी लगी हो तो भी ये दिक्कत आ सकती है। वो सब उन्होंने चेक किया तो वो सब सही था। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि सर हम आपका ऑक्सीजन सेंसर चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑक्सीजन सेंसर उन्होंने ऑर्डर किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एक्सटेंडेड वारंटी से वो चार्ज हुआ और डाउनस्ट्रीम सेंसर उन्होंने चेंज किया। इसमें 2 सेंसर होते हैं जो आपको भी तभी पता लगा होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो मैंने उन्हें बोला कि आप दोनों चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा कि अपस्ट्रीम सेंसर हमारे पास नहीं है। और सेकंड रीजन सर्विस एडवाइजर ने ये दिया कि हम बहुत सारे पार्ट्स गाड़ी में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पे भी क्वेश्चन होगा कि आप इतने पार्ट्स कैसे चेंज किए जा रहे हो। तो ये बात हुई फाइनल। उसके बाद मैं डाउनस्ट्रीम सेंसर चेंज करवा के फिर गाड़ी को लेके गया और 2 दिन बाद मुझे फिर गाड़ी सर्विस सेंटर में लानी पड़ी। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ, अब हम टाटा के साथ डीआर ओपन करते हैं। ये भी मुझे तभी पता चला ये वर्ड के क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे टाटा के इंजीनियर को कि वो आए और यहाँ पे आके चेक करे। अब उन्होंने वो डीआर रेस की या नहीं की वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 2-3 दिन बाद जब उन्होंने गाड़ी रखी और मैं गाड़ी लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हमने इसका अपस्ट्रीम सेंसर चेंज कर दिया है। तो मैंने कहा कि मुझे इसकी इनवॉइस दे दो आप, जैसे पहले दी थी डाउनस्ट्रीम सेंसर की मेरे पास है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमने किसी और गाड़ी का लगा दिया है। ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे। ये बात मैं आपको बता रहा था। आप इस बात को ध्यान दें कि जब उनके पास पार्ट्स नहीं होते तो वो कुछ भी बदमाशी करते हैं। कोई गाड़ी खड़ी है, उसका निकाल लिया। तो पहले तो एकदम उन्होंने बात बदल दी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि सर इसमें फ़ायदा तो आपका ही है। तो मैंने इस बात को क्लियरली डिनाई किया। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करवाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो दूसरी गाड़ी से बदली है वो शोरूम की ही गाड़ी है और वो एक डेमो कार है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हमारी सिरदर्दी है, आप यहाँ से जाइए और आपका काम हो गया। आप मत सोचो किसके से निकाला है पार्ट, किससे नहीं निकाला। तो मैं फिर भी 5-10 मिनट वहाँ खड़ा रहा। मैंने कहा चलो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने कहा आप मुझे ये लिख के दे दो कि डेमो कार से बदला है। तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पे सिर्फ O2 सेंसर चेंज लिख के दिया। खैर उन्होंने डेमो कार तो नहीं लिख के दिया और मैं वहाँ से गाड़ी लेके आ गया। अगेन फिर 1-2 दिन बाद उसमें इंजन लाइट दोबारा से आ गई। फिर फाइनली अब ये इतने इंसिडेंट जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब गाड़ी लगभग अराउंड 20-25 डेज तो सर्विस सेंटर में ही खड़ी रही अलग-अलग। और मुझे लगता है अगर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप खुद सोच के देखिए, आप जॉब करते हैं और आपको 20 से 25 बार सर्विस सेंटर जाना पड़े तो आप कैसे जाओगे? एक बात ये सोचो, जो मेंटल लेवल आपका होगा इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि भाई रोज़ सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, कैसे छुट्टी मिलेगी यार एक आदमी को। करेक्ट। तो उसके बाद फाइनली मैंने
सोचा कि चलो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो इनिशियली मुझे जलंधर के सर्विस सेंटर वाले ने बताया था कि शायद वो ख़राब हो सकता है, तो वो चेंज कराना ही पड़ेगा। तो उसका मैंने प्राइस पता किया, वो ऑल्दो बहुत ही कॉस्टली निकला। वो 67,549 रुपीज़ का वो कैटालिटिक कन्वर्टर था। और तो मेरे को लगता है वो तो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हुआ होगा। नहीं, सबसे बड़ी दुख की बात यही है, और यहीं पे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था टाटा से कि अगर वो पार्ट इतना महंगा है और एक्सटेंडेड वारंटी किसी ने ली है, और मैंने बहुत गूगल पे रिसर्च किया, इंडियन आर्टिकल पढ़े। ऑब्वियसली अगर आपकी पॉकेट से एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद 70,000 रुपये निकल रहे हैं तो क्या पीस ऑफ माइंड दे रही है भाई टाटा। राइट। उसके बाद मैंने बहुत सारे आर्टिकल, जितने पॉसिबल आर्टिकल थे हाँ, बिल्कुल पढ़े होंगे। मैंने पढ़े, तो उससे मुझे यही पता चला कि कैटालिटिक कन्वर्टर हो सकता है ख़राब, बट प्रॉब्ली आफ्टर 1 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर, ऐसा मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ा। और मेरे 2 पॉइंट मेन यही है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ईदर अगर ये पार्ट जल्दी ख़राब हो जाता है तो टाटा को या तो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर करना चाहिए, और अगर उनका कोई क्वालिटी इशू है तो भी फिर उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। खैर, उसके बाद फाइनली मैंने वो पार्ट ऑर्डर किया, और लेबर उसकी उन्होंने बताई 10,000 रुपीज़। अगेन मुझे बहुत ज़्यादा लगी, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, इसके साथ O2 सेंसर्स दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वो भी चेंज करवा लो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो कह रहे कि सर पूरा वो कनेक्टेड होता है पार्ट, और इट्स बेटर कि आपका पूरा इक्विपमेंट ही न्यू हो जाएगा। तो ये तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आई बात। तो O2 सेंसर्स के साथ मैंने उन्हें सारा अप्रॉक्सीमेट खर्चा पूछा, क्योंकि O2 सेंसर तो वैसे डाउनस्ट्रीम तो ऑलरेडी चेंज हो चुका था, और अपस्ट्रीम पता नहीं किसकी गाड़ी से इसमें लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने कहा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तो बोल रहे हैं कि 90,000 के आसपास आ जाएगा। तो मैंने फिर सेंसर्स के लिए डिनाई किया। तो अभी लास्ट वीक 9 जून को मैंने कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें डलवाया, और उसके बाद अब मैं गुड़गांव आया हूँ 500-550 किलोमीटर, और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जहाँ पे लोग कहते हैं चोरी हो जाता है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ होते हैं, और उनके कारण ही लोग इसे चोरी करके वो मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे बेच देते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस था कि कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या ख़राब हुआ है। सर्विस एडवाइज़र से मैंने कई बार पूछा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, बस सर हो जाते हैं ख़राब, हो जाते हैं ख़राब। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे लिख के दे सकते हो कि कैसे ख़राब हुआ है, क्या है, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था उसको देखते हुए मैं कैटालिटिक कन्वर्टर घर उठा के ले आया, और ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा है अभी, उसमें दोनों साइड पर हनी कॉम्ब होता है, सो दैट वो ऑब्वियसली कोई मेटल्स एक्सट्रैक्ट ना कर सके। और तो वो हनी कॉम्ब शेल था जो एक साइड से वो टूटा हुआ है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि मैंने इसके बारे में और पढ़ा कि टूट कैसे सकता है। फिर मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया, तो उसमें एक आर्टिकल मुझे ये मिला कि ड्यू टू एक्सेसिव हीट और ड्यू टू द एज ऑफ द व्हीकल, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि प्रॉब्ली 10 साल 12 साल बाद, और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स आपके रन हो गए तब हो सकता है, 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर हो गए, तो हो सकता है ऐसा कि वो एक साइड से या दोनों साइड से हनी कॉम्ब वो मेल्ट हो जाए और उसी में गिर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सर्विस सेंटर ने चोरी किया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि या तो टाटा फिर ये बताए कि क्यों हुआ एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था आपको। मैंने बोला एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमारा दिमाग ये भी सोच सकता है चोरी हुआ होगा, हो सकता है जेन्युइनली खराब हो गया हो, बट ये एक्सटेंडेड वारंटी में कवर क्यों नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो ये है। साथ ही एक बदमाशी जो मैंने ऑब्जर्व करी, इन्होंने बताया कि जब इन्होंने वो चेंज करवाया कैटालिटिक कन्वर्टर, तो पैसा तो देना ही था, तो इन्होंने सोचा कि ये तो लिखवाऊं कि वहाँ पे भाई दिक्कत क्या है, क्यों बदल रहे हो, ये तो लिख के दो कि भाई 35,000 किलोमीटर में ख़राब हो गया। तो इन्होंने अपनी TMSC वाली जो ऐप है टाटा की, वहाँ पे देखा तो उन्होंने लिख रखा है कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक्सीडेंटल सिनेरियो था, वो डैमेज हो रखा था, तो इसलिए चेंज करा है। तो ये तो मुझे बहुत ही वाहियात चीज़ लगी। आप जेन्युइन चीज़ लिख ही नहीं रहे रिकॉर्ड में। अब उन्होंने एक्सीडेंट लिख दिया तो रिकॉर्ड में ये आ गया कि भाई इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तो इन्हें सजेस्ट किया है कि इन्हें टाटा को अप्रोच करना चाहिए ओवर द ईमेल, इन्हें कंप्लेंट देनी चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा होल सोल पर्पज़ यही था, मैं टाइम निकाल के इसीलिए आया ताकि इनकी जो परेशानी है मैं शेयर कर सकूँ। कम तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं गाड़ी ठीक कर सकता। तो आपको दिखा भी देते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर कौन सा पार्ट है। ये जो पार्ट है ये है कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये है अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, जो कि गौरव कह रहे हैं, आप देख सकते हो थोड़ा पुराना दिख रहा है, जो कि उन्होंने बोला भी था किसी और की गाड़ी से निकाल के लगाया है। साथ ही नीचे वाले की आप केबल देखेंगे तो आपको थोड़ी नई केबल दिखाई देगी, वो डाउनस्ट्रीम सेंसर है और वो भी चेंज करवाए। तो ये था आपका ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो मतलब इस वाले सिनेरियो के अलावा जो ये पूरी स्टोरी हुई, ये बैड इंसिडेंट रहा आपका, हाँ, उसके अलावा आपको गाड़ी में कोई भी परेशानी नहीं आई? नहीं, मुझे टाटा के प्रोडक्ट के साथ कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलने में एकदम बढ़िया, या लोग कहते हैं जैसे इंजन पावर कम है, ऐसा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। ठीक है,
अगर आप स्विफ्ट से या किसी और गाड़ी से कंपेयर करोगे, हाँ, तो शायद थोड़ा कम है, बट पंचीनेस कम है, वो आपको इवन फील भी नहीं होती होगी क्योंकि पहली गाड़ी है आपकी। राइट। और टू बी ऑनेस्ट मुझे अब डर लगता है, मुझे अब इसकी सर्विस जैसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद आएगी, तो आई एम रियली अफ्रेड टू गो टू सेम सर्विस सेंटर। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। अब एक दो बातें और कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप। तो गौरव, ये तो हमने जान लिया कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, प्रोडक्ट आपको पसंद आया, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इसकी पॉजिटिव साइड जानते हैं गौरव से कि इतना नेगेटिव होने के बाद भी इनके माइंड में क्या पॉजिटिव है गाड़ी को लेके, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। पॉजिटिव इसकी हाईवे स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो इस रेंज में जो मुझे वैगनार मिल रही थी, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो वैगनार से बहुत ही अप मार्केट है, चाहे इसका डैशबोर्ड है, डिज़ाइन है, और डोर्स के थड जो आपको सुनाई देती है जब आप गाड़ी बंद करते हो। और हाईवे पे आप इजीली 90 to 100 जब चल रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है, अगर आपको कोई टर्न भी लेना हो ओवरटेक करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस होता है। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव पॉइंट, आपने माइलेज की भी बात करी थी। हाँ, माइलेज मुझे इसकी ठीक लगती है, वैसे लोगों को कंप्लेंट रहती है कईयों को, तो सिटी में ये मुझे लगभग 13 की एवरेज देती है और हाईवे पे 19-20 की। और एक चीज़ जो आप सर्विस सेंटर और सर्विस को छोड़ देते हैं, एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि टाटा ये इम्प्रूव कर देती, जब आप ड्राइव करते हो तो आपको महसूस होती है यार ये कमी है, तो इंजन वाइब्रेशन आई थिंक वो BS6 में काफ़ी कम हो गई है। लेकिन मैंने अभी BS6 फेज़ 2 की गाड़ी चलाई, मेरे दोस्त ने भी अल्ट्रॉज ली, तो उसमें इससे भी कम वाइब्रेशन है। तो आई थिंक हाँ टाटा इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन हाँ अपनी गाड़ी में मुझे लगता है कि हाँ वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। तो बाकी आप सर्विस कॉस्ट से भी सेटिस्फाइड है? राइट, इसकी सर्विस मुझे मैक्सिमम 6000 6400 मैक्स गई है, और बस ये रीसेंट इंसिडेंट को हम छोड़ ही देते हैं। तो वो भी मैंने इनको सजेस्ट किया है कि इन्हें टाटा से बात करनी चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। आपके पास कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि गौरव की कुछ हेल्प हो पाए। ये वीडियो यहीं तक थी, गौरव से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको लगा कि भाई नहीं जेन्युइन इशू था गौरव का, ये चीज़ें और लोगों को भी पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही अपने टाटा ओनर्स जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।